गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सारे लोग काफ़ी बेहतर होंगे। पिछले क्लास में हम पढ़ाई कर रहे थे अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन क्या होता है, चलिए देखते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लैंगिक जनन के बारे में। तो जब हम लैंगिक जनन का बात करते हैं, लैंगिक जनन क्या होता है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, हम पहले भी बता चुके हैं, जनन की वह विधि जिसमें विपरीत लिंग वाले दो जीव यानी एक नर और एक मादा आपस में मिल करके बच्चे को जन्म देता हो, जनन की क्रिया को करता हो, इस घटना को कहते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है? तो यह जनन की एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत विपरीत लिंग वाले दो जीव यानी एक नर और दूसरा मादा आपस में मिल करके जनन की क्रिया को करता है। अब ध्यान दीजिएगा, लैंगिक जनन क्या है? तो यह जनन की एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत विपरीत लिंग वाले दो जीव आपस में मिलकर के जनन की क्रिया को करता है और संतान की उत्पत्ति करता है। जनन के इस विधि को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। अब दो जीव है, एक नर और एक मादा आपस में मिलकर के जनन की क्रिया कर रहा है। तो अब सवाल उठता है, और लैंगिक जनन में हमने बताया था वहां युग्मक का निर्माण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहां सवाल है, क्या युग्मक का निर्माण होता है या नहीं होता है? ठीक है, तो यहां युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक का निर्माण होता है। लैंगिक जनन की क्रिया में युग्मक का निर्माण होता है, निषेचन भी होगा। ठीक है, जब लैंगिक जनन का बात करते हैं तो यहाँ युग्मक का निर्माण 100% होगा, युग्मक आपस में मिलेंगे, निषेचन होगा और उस युग्मक के मिलने से निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होगा और वही युग्मनज से फिर भ्रूण का विकास होगा और फिर एक शिशु का निर्माण होगा। लैंगिक जनन का जब बात कर रहे हैं तो लैंगिक जनन प्रायः ऐसे जीव जंतुओं में होगा जो लैंगिक जनन करने के लिए सक्षम है। ठीक है, लेकिन जब सक्षम शब्द का हम यूज करते हैं तो कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जो अनुकूल परिस्थिति में यानी सही वातावरण, सही मौसम में, किसी विशेष मौसम में ही जनन करते हैं। ठीक है, कुछ जीव अनुकूल परिस्थिति में जनन करते हैं। तो वहीं कुछ जीव जो है अपने जीवन काल में जनन अवस्था के दौरान हमेशा जनन के लिए तैयार होते हैं, वो कभी भी जनन कर सकते हैं। यानी हम और इसमें ज्यादातर स्थानधारी होता है, यानी ज्यादातर
स्तनधारी अपने जीवन में जनन अवस्था के दौरान हमेशा जनन करने के लिए सक्षम होते हैं। यानी कुछ जीव जो है केवल अनुकूल परिस्थिति में, सही मौसम में, सही तापमान में जनन करेगा, लेकिन ज्यादातर जो स्तनधारी होता है अपने जीवन में जनन अवस्था के दौरान वो कभी भी जनन कर सकता है। जब उसका इच्छा होगा, जब दोनों पार्टनर का सहमति होगा, वो जनन कर सकता है। लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा कि कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो 2 वर्षों में, वर्ष में केवल एक ही बार जनन करते हैं। ठीक है, कुछ जीव जंतु, कुछ जीव अपने जीवन में वर्ष में केवल एक बार जनन करते हैं। तो वही कुछ जीव जंतु ऐसे हैं, तो कुछ जीव जंतु दो वर्षों में एक बार जनन करते हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर कोई पेड़, ठीक है, आम का पेड़ सपोज हम मान लेते हैं, कोई ऐसे प्रजाति का पेड़ है जो 2023 में फल दिया था, 2024 में फल नहीं दिया, फिर 2025 में फल दिया, अब 2026 में नहीं देगा, 2027 में फल देगा। तो ऐसे जो प्रजाति के जो पौधे होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं सर कि 2 वर्षों में एक बार जनन करते हैं। अब कुछ ऐसे पौधे जैसे बांस का पौधा अपने पूरे जीवन काल में 50 से 100 वर्षों में एक बार पुष्प देता है। बांस जाति का पौधा, बांस जाति के पौधा अपने जीवन में 50 से 100 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। बांस जो है सर अपने पूरे जीवन काल में 50 से 100 वर्षों में केवल एक बार पुष्प पैदा करता है। वही एक और पौधा है जिसका नाम है नीलकुरंजी। नीलकुरंजी अपने जीवन में 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। नीलकुरंजी अपने जीवन में 12 वर्षों में
एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। तो अब समझिएगा गौर से, हमने क्या क्या देखा। हमने जाना लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या है? तो यह जनन की ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत विपरीत लिंग वाले दो जीव, यानी एक नर और दूसरा मादा। अब हम कहेंगे कि एक नर और दूसरा ट्रांसजेंडर, तो नहीं, नर और ट्रांसजेंडर आपस में, मादा और ट्रांसजेंडर आपस में जनन नहीं कर सकता है। विपरीत लिंग कहने का मतलब एक नर और दूसरा मादा होना चाहिए, दोनों आपस में मिल करके जब जनन की क्रिया को करता है तो ये कहलाता है लैंगिक जनन। लेकिन जब कोई जीव अकेले जनन की क्रिया को करेगा तो वह कहलाएगा अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन को इंग्लिश में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। युग्मक का निर्माण लैंगिक जनन के दौरान होता है, उसका मिलन भी होता है, यानी निषेचन की क्रिया फ्यूजन होगा, और युग्मनज का भी निर्माण होता है, ठीक है। कुछ जीव अनुकूल परिस्थिति में जनन करते हैं और ऐसे जीव को हम लोग सर कहते हैं क्या? तो मौसमी प्रजनक। जो जीव अनुकूल परिस्थिति में जनन करेगा तो ऐसे जीव को सर मौसमी प्रजनक भी कहा जाता है। ज्यादातर स्तनधारी अपने जीवन में जनन अवस्था के दौरान हमेशा जनन करने के लिए सक्षम होते हैं, तो ऐसे जीव को हम क्या कहेंगे? ऐसे जीव को कहेंगे सतत प्रजनक। ऐसे जीव को हम क्या कहेंगे? तो ऐसे जीव को हम कहेंगे सतत प्रजनक। सतत का मतलब होता है हमेशा, कंटिन्यू, लगातार, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, कुछ जीव अपने जीवन में वर्ष में केवल एक ही बार जनन करते हैं। तो एक साल में एक बार जो जनन करेगा उसको क्या कहेंगे? उसे कहेंगे वार्षिक, उसे कहेंगे वार्षिक प्रजनक। जो जीव अपने जीवन काल में वर्ष में एक साल में एक के बार जन्म करता है, फिर अगले साल करेगा, फिर अगले साल करेगा, तो ऐसे जीव को हम कहते हैं वार्षिक प्रजनक। बांस जाति का पौधा अपने जीवन में 50 से 100 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है और नीलकुरंजी अपने जीवन में 12 वर्षों में एक बार पुष्प लगाता है। मेरा कहने का मतलब ये है, लैंगिक जनन के दौरान अलग अलग जीवों का जनन अवस्था अलग अलग होता है। कोई 12 वर्षों में कर रहा है, कोई 50 से 100 वर्षों में, कोई 2 वर्ष में एक बार, कोई साल में एक बार कर रहा है। तो कोई जो जीव है सर हमेशा जनन के लिए तैयार है, तो वहीं कुछ जीव जो है अनुकूल परिस्थिति में, यानी केवल किसी विशेष मौसम में ही जनन करता है, ठीक है। तो इसको आप नोट करो जल्दी से, आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर लिख लेना। चलिए अब आगे चलते हैं, मध्य चक्र और ऋतुस्राव चक्र क्या होता है। तो जब हम बात करते हैं मध्य चक्र का, ठीक है, ये मध्य चक्र क्या होता है जी, समझिएगा। तो जनन अवस्था के दौरान स्तनधारियों के शरीर में बहुत सारा हार्मोनल चेंजेज होता है, हार्मोन में परिवर्तन होता है, महिलाओं के अंडाशय में परिवर्तन होता है, और उसी दौरान महिलाओं के गर्भाशय में सर एक परिवर्तन होता है, और उस परिवर्तन को हम लोग कहते हैं मध्य चक्र या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। तो जब मध्य चक्र का बात करते हैं, ये मध्य चक्र यानी ऑस्ट्रस साइकिल क्या है? तो ऑस्ट्रस साइकिल तो जितना भी नॉन प्राइमेट ऑर्गेनिज्म है, जीव जंतु है, कहने का मतलब हुआ कुत्ता, बिल्ली, फीमेल डॉग, मेल का नहीं बात कर रहे हैं, तो गाय हो गया, भैंस हो गया, ये सारा का सारा नॉन प्राइमेट कहलाया। यानी नॉन प्राइमेट जीवों में मध्य चक्र होता है।
यानी नॉन प्राइमेट जीवों के मासिक चक्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं मध चक्र, यानी कि ऑस्ट्रस साइकिल के नाम से जानते हैं। तो वही हम बात करते हैं ऋतुस्राव चक्र का। ठीक है, ऋतुस्राव चक्र क्या होता है, तो जब हम बात करते हैं ऋतुस्राव चक्र का, ठीक है, तो ये ऋतुस्राव चक्र क्या होता है जी, अब इसको जरा सा हम लोग देख लेते हैं ऋतुस्राव चक्र को। ठीक है, ऋतुस्राव चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, जिसे शॉर्ट में हम लोग मासिक चक्र कहते हैं, रजोधर्म कहते हैं। तो प्राइमेट जीवों में, प्राइमेट जीवों में ऋतुस्राव चक्र आता है। प्राइमेट जीवों में क्या आता है, ऋतुस्राव चक्र आता है। जब हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 मानव में जनन, तो वहां पे ऋतुस्राव चक्र के बारे में अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। अभी आप इतना ही जानिए, नॉन प्राइमेट के अंदर मध चक्र यानी ऑस्ट्रस साइकिल होता है, और प्राइमेट के अंदर क्या होता है, तो ऋतुस्राव चक्र। अच्छा, एक चीज और यहां पर कि मध चक्र नॉन प्राइमेट में आता है, तो इसका उदाहरण क्या क्या होगा, तो जैसे में होगा कुत्ता, बिल्ली, गाय आदि। ठीक है, और प्राइमेट कौन है, तो प्राइमेट है सबसे बड़ा हम लोग मनुष्य, बंदर, गोरिल्ला आदि। ठीक है, तो अब याद रहेगा नॉन प्राइमेट और प्राइमेट कौन है। ठीक है, तो नॉन प्राइमेट में हमेशा मध चक्र आता है और प्राइमेट में ऋतुस्राव चक्र आता है। ठीक है, नोट कर लिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मौसमी प्रजनक का, सतत प्रजनक का और जीर्णावस्था। तो अभी हमने थोड़ा देर पहले आपको बताया था मौसमी प्रजनक किसे कहते हैं, तो जो अनुकूल परिस्थिति में जनन करता हो, जनन करता हो, उसे मौसमी प्रजनक कहते हैं, उसे मौसमी प्रजनक कहते हैं। जो अनुकूल परिस्थिति में किसी विशेष मौसम में जनन की क्रिया को करता है, उसे हम मौसमी प्रजनक के नाम से जानते हैं। अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं सतत प्रजनन यानी कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर किसे कहा जाता है, तो जो जीव जनन अवस्था के दौरान जनन अवस्था के दौरान हमेशा जनन करने के लिए, जनन करने में सक्षम हो, उसे हम सतत प्रजनक के नाम से जानते हैं। उसे क्या कहते हैं, सतत प्रजनक कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं जीर्ण अवस्था क्या होता है, इसको हम अच्छे ढंग से समझेंगे। हमने बताया था आपको जीवन अवधि, कोई भी जीव जब जन्म लेता है
तो धीरे धीरे उसका वृद्धि होता है, ठीक है, वो शैशव अवस्था में प्रवेश करता है। उसके बाद फिर उसका उम्र बढ़, जैसे जन्म आज अगर किसी जीव का हुआ तो वो वृद्धि करते करते 3 साल 4 साल 5 साल का हो जाएगा सर, ठीक है, 8-10 साल का, तो वो अवस्था उसका शैशव अवस्था कहलाता है। 12 साल से लेकर के 18 साल का जो अवस्था होता है उस अवस्था को हम कहते हैं किशोरा अवस्था कहते हैं। जिस अवस्था के दौरान, ठीक है, जीव जिस अवस्था के बाद जीव जनन करने में सक्षम हो जाए तो उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं किशोरा अवस्था, ठीक है। किशोरा अवस्था के बाद वाला जो अवस्था होता है जनन अवस्था, यानी 18-20 साल से लेके 50-55 साल की आयु तक जीव जनन कर सकता है, तो उस अवस्था को हम कहेंगे जनन अवस्था। लेकिन 50-55 साल के बाद जब जीवों का शरीर कमजोर हो जाएगा, अब वो जनन नहीं कर सकता है, तो उस अवस्था को कहते हैं जीर्ण अवस्था, जिसे सेनेसेंस के नाम से जाना जाता है, और इसी अवस्था को हम वृद्धा अवस्था कहते हैं। यानी अब व्यक्ति बुजुर्ग हो गया, अब वो जनन करने में संभव नहीं है। यानी जीर्ण अवस्था क्या है, तो जनन अवस्था के समाप्ति को, जनन अवस्था के समाप्ति को जीर्ण अवस्था या वृद्धा अवस्था कहा जाता है, ठीक है। तो जनन अवस्था के समाप्ति को हम लोग क्या कहते हैं, जीर्ण अवस्था या वृद्धा अवस्था के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, लैंगिक जनन की घटना अब आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक चीज और लिख लेते हैं। अभी हमने बताया जीर्ण अवस्था से पहले वाला अवस्था जनन अवस्था कहलाता है, और जनन अवस्था से पहले वाला जो अवस्था होता है तो उस अवस्था को हम लोग कहते हैं किशोरा अवस्था, ठीक है। उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस अवस्था को हम लोग कहते हैं किशोरा अवस्था, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, किशोरा अवस्था कहते हैं। इसे जुवेनाइल फेज भी कहा जाता है। अभी किशोरा अवस्था क्या होता है, तो प्रत्येक जीव वृद्धि करते हुए, प्रत्येक जीव वृद्धि करते हुए अपने जीवन के एक ऐसी अवस्था में पहुंचता है जब लैंगिक अंगों का विकास शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है। इसे किशोर अवस्था कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, किशोर अवस्था कहते हैं। अच्छा, एक चीज और जानिएगा, प्राणियों में तो किशोरा अवस्था हो गया, पेड़ पौधों में इसी अवस्था को हम लोग कायिक अवस्था कहते हैं, ठीक है। प्राणियों में कायिक अवस्था,
कायिक अवस्था यानी वेजिटेटिव फेज, यानी पौधों में, पेड़ पौधों में, पौधों में इस अवस्था को कायिक अवस्था के नाम से जाना जाता है। पौधों में इस अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? कायिक अवस्था के नाम से जाना जाता है। यानी किशोरा अवस्था क्या है? तो प्रत्येक जीव वृद्धि करते हुए अपने जीवन के एक ऐसी अवस्था में पहुंचता है जब लैंगिक अंगों का विकास शुरू हो जाता है, इसे किशोरा अवस्था कहते हैं। किशोरा अवस्था के बाद वाला जो अवस्था होता है वो जनन अवस्था होता है, यानी किशोरा अवस्था के बाद जीव जनन कर सकता है। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको भी नोट कीजिए। अब आगे आता है लैंगिक जनन की घटना। तो जब लैंगिक जनन की घटना का बात करते हैं तो लैंगिक जनन को हम लोग 3 भागों में बांट करके देखेंगे। ठीक है, तो लैंगिक जनन को तीन भागों में बांटा जाता है। लैंगिक जनन को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला जो अवस्था होगा इसमें सर, सबसे फर्स्ट स्टेप होगा, ये होगा निषेचन पूर्व घटना। दूसरा होगा इसमें निषेचन, और तीसरा होगा इसमें निषेचन पश्च घटना या पश्चात घटना। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, लैंगिक जनन को 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। तो लैंगिक जनन को जब 3 भाग में हम बांटते हैं तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं निषेचन पूर्व घटना। ठीक है, निषेचन पूर्व घटना। अच्छा, इन निषेचन पहले तो आप लोग जान लो, फिर जानना निषेचन पूर्व घटना क्या होता है। पूर्व मतलब पहले, निषेचन क्या होता है, तो नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो निषेचन पूर्व घटना में निषेचन कब होगा, तो निषेचन तभी संभव है जब क्या होगा कि युग्मक का निर्माण होगा। निषेचन कब संभव है, तो जब युग्मक का निर्माण होगा। ठीक है, युग्मक ही नहीं रहेगा तो निषेचन कैसे होगा। युग्मक का निर्माण यानी गैमेट का निर्माण होगा। ठीक है, और दूसरा घटना क्या होगा सर, तो जब युग्मक बनेगा, नर युग्मक नर के शरीर में बनेगा, मादा युग्मक मादा के शरीर में बनेगा, तो मिलेगा कैसे, जब दोनों एक दूसरे के नजदीक जाएगा तब ना मिलेगा, यानी युग्मक का ट्रांसफर होना भी जरूरी है। तो दूसरा हम लोग देखते हैं युग्मक का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ गैमेट। युग्मक जनन कहने का मतलब युग्मक का निर्माण, तो युग्मक का निर्माण होगा, पहले युग्मक बनेगा और फिर दोनों युग्मक एक दूसरे के नजदीक जाएगा तब मिलेगा। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग एक एक करके देखते हैं युग्मक का निर्माण क्या होता है और युग्मक का स्थानांतरण कैसे होता है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए।
अब आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है युग्मक जनन। युग्मक जनन क्या है? तो युग्मक जनन वही है युग्मक का निर्माण, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं कि नर और मादा युग्मक के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। नर और मादा युग्मक के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। नर युग्मक बोले तो शुक्राणु और मादा युग्मक बोले तो अंडाणु, यानी नर के शरीर में नर युग्मक शुक्राणु और मादा के शरीर में मादा युग्मक अंडाणु के निर्माण की क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं इसे क्या? तो इसे कहा जाता है युग्मक जनन कहा जाता है। तो चलिए, अब जब नर युग्मक क्या है? तो शुक्राणु है, तो शुक्राणु के निर्माण के क्रिया को हम क्या कहेंगे? शुक्राणु के निर्माण के क्रिया को हम कहते हैं शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन, यानी इसे हम इंग्लिश में कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म के फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो लिख देते हैं इसको हम, ठीक है। शुक्राणुओं के निर्माण के क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणु के निर्माण के क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणु के निर्माण के क्रिया को क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन कहते हैं, ठीक है। और मादा युग्मक यानी अंडाणुओं के निर्माण के क्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। अंडाणुओं के निर्माण के क्रिया को अंडाणु के निर्माण के क्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। अच्छा, आपको एक चीज पता है, जो युग्मक होता है, यानी नर युग्मक कहने का मतलब शुक्राणु और मादा युग्मक कहने का मतलब अंडाणु। तो इस शुक्राणु और अंडाणु जो है सर, इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण होता है जनन अंग में, ठीक है। जननांग में होगा, जनन अंग के अंदर होगा, और यह अगुणित होता है, हैप्लोइड होता है, ठीक है। यानी नर युग्मक यानी शुक्राणु एवं मादा युग्मक यानी अंडाणु अगुणित यानी कि हैप्लोइड होता है। नर और मादा युग्मक जो है क्या होता है? अगुणित होता है। लेकिन यही जब नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु जब आपस में मिल जाएगा और युग्मनज का निर्माण करेगा तो वो द्विगुणित यानी कि 2n होता है, ठीक है। नोट कीजिए इसको।
अब आगे चलते हैं कुछ जीवों में, जैसे हम शैवाल में देखते हैं। जब हम बात करते हैं क्लेमाइडोमोनास का, तो इसमें 3 प्रकार के युग्मक का निर्माण होता है। किसमें? शैवाल में। अब शैवाल में 3 प्रकार का युग्मक का निर्माण होता है। कौन कौन? तो पहला समयुग्मक, दूसरा असम युग्मक, और तीसरा जो होता है वो होता है विषम युग्मक। यानी कि तीनों अलग अलग प्रकार से किस प्रकार है, हम इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो जब नर और मादा दोनों एक समान हो, दोनों को अलग कर पाना संभव ना हो, इस प्रकार के युग्मक को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के युग्मक को हम सम युग्मक कहते हैं। कहने का मतलब नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु जब दोनों दिखने में एक ही जैसा हो, हम बता ही नहीं सकते हैं कि कौन नर युग्मक है कौन मादा युग्मक है, एकदम एक जैसन दिखे, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सम युग्मक। अब आगे, असम युग्मक तथा विषम युग्मक में मादा युग्मक नर युग्मक से बड़ा होता है। समझे? अब जब असम युग्मक और विषम युग्मक का बात करेंगे तो इसमें जो मादा युग्मक है वो क्या होगा? तो मादा युग्मक नर युग्मक से बड़ा होगा। ठीक है, मादा युग्मक को पहचानना संभव है, इसीलिए अगर जो छोटका होगा नर युग्मक का, जो बड़का होगा वो मादा युग्मक कहलाएगा। अब आगे समझिएगा कि असम युग्मक में नर और मादा युग्मक दोनों में कसाविक यानी कि फ्लैजेला होता है। ठीक है, और लेकिन विषम युग्मक में मादा युग्मक में फ्लैजेला नहीं होता है। अब समझो बड़ा गौर से, चीजों को अच्छे ढंग से समझिएगा कि अगर रहेगा क्या, तो अगर रहेगा असम युग्मक तो इसका जो नर युग्मक है और मादा युग्मक है दोनों के पास फ्लैजेला होगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, सिलिया फ्लैजेला आप समझते हैं ना? ठीक है, जो एक कोशिकीय जीवों को गति करने में मदद करता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो असम युग्मक में नर और मादा युग्मक दोनों के पास क्या होगा? फ्लैजेला होगा। तो एक बात और समझिएगा कि असम युग्मक में नर और मादा युग्मक दोनों गतिशील होता है। ठीक है, लेकिन विषम युग्मक में मादा युग्मक के पास फ्लैजेला नहीं होगा, यानी विषम युग्मक में सिर्फ नर युग्मक ही गतिशील होता है, मादा युग्मक अगतिशील होता है। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। शैवाल में मादा युग्मक नर युग्मक की तुलना काफी बड़ा होता है, यानी नर युग्मक शैवाल में छोटा होता है और मादा युग्मक क्या होता है? बड़ा होता है। ऐसा पौधा जिसमें नर तथा मादा दोनों जनन अंग एक ही पौधे में पाया जाएगा, ठीक है, तब उन्हें उभय लिंगाश्रयी कहा जाता है। जैसे मक्का हो गया, गेहूं हो गया, गुल्लड़ हो गया, नारियल हो गया। तो इसमें क्या होता है कि एक ही पौधा में नर और मादा दोनों जननांग पाया जाता है। ठीक है, दोनों युग्मक का निर्माण एक ही शरीर में होगा, लेकिन नर और मादा जनन अंग अलग अलग पौधे में जब पाया जाएगा तो उसे एक लिंगाश्रयी कहा जाता है। जैसे खजूर, सहतूत, भांग, पपीता आदि। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। एक चीज और देखिएगा, ऐसा प्राणी जिसके पास दोनों जननांग यानी नर जननांग और मादा जननांग एक ही शरीर में पाया जाता है, तो ऐसे प्राणी को क्या कहेंगे? ऐसे प्राणी को कहेंगे द्विलिंगी। ठीक है, ऐसे प्राणी को क्या कहेंगे? तो हम ऐसे प्राणी को कहते हैं द्विलिंगी कहते हैं। इसे आप नोट कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बात करते हैं युग्मक स्थानांतरण का। युग्मक का ट्रांसफर होगा तभी तो युग्मक का फिर आपस में मिलन होगा। फर्स्ट स्टेप था युग्मक जनन, दूसरा स्टेप है युग्मक स्थानांतरण। तो युग्मक के निर्माण के बाद नर तथा मादा युग्मक को मिलने के लिए समीप आना युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। यानी नर और मादा युग्मक का मिलने के लिए आपस में नजदीक आना ही क्या कहलाता है? युग्मक स्थानांतरण यानी गैमेट ट्रांसफर जिसे कहते हैं। अब आगे चलते हैं। अधिकांश जीव में नर युग्मक चलनशील होता है, सही बात है, तथा मादा युग्मक बड़े तथा
अक्रियाशील होता है। मतलब अधिकांश जीवों में नर युग्मक गतिशील होता है और मादा युग्मक जो है वो प्रायः क्या होता है, अगतिशील होता है। कुछ शैवाल तथा कवक में नर तथा मादा युग्मक दोनों गतिशील होता है, दोनों चलनशील होता है। इसको भी नोट करो आप। अब आगे बढ़ते हैं निषेचन। निषेचन क्या है? तो हमने बताया था नर युग्मक यानी शुक्राणु, मादा युग्मक यानी अंडाणु, दोनों का आपस में मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो चलिए लिखते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का आपस में मिलना निषेचन कहलाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का आपस में मिलना क्या कहलाता है? निषेचन। मतलब समझिएगा चीजों को कि अगर ए है शुक्राणु, ठीक है, ए है शुक्राणु, ठीक है, और ए है अंडाणु यानी मादा युग्मक। दोनों जब मिला तो दोनों के मिलने के घटना को हम कहेंगे क्या? तो हम कहेंगे निषेचन। दोनों के मिलने की घटना को हम क्या कहते हैं? निषेचन। और निषेचन के बाद किसका निर्माण होता है? तो नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर के युग्मनज का निर्माण करता है। नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर के किसका निर्माण करता है? युग्मनज का, यानी जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। अब समझिएगा निषेचन दो प्रकार का होता है। अगर निषेचन की क्रिया शरीर के भीतर होगा तो उसे अंतः निषेचन कहेंगे, और अगर निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर होगा तो उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। यानी सबसे पहले हम देखते हैं अंतः निषेचन। ठीक है, अंतः निषेचन क्या होता है, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो जब अंतः निषेचन का बात करते हैं, जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर हो उसे अंतः निषेचन कहते हैं। जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर हो उसे अंतः निषेचन कहते हैं। और दूसरा है बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन क्या होता है? तो जब निषेचन की क्रिया अगर शरीर के बाहर होगा तो उसे बाह्य निषेचन कहेंगे। जब निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर हो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। अब जैसे समझिएगा कि मेढक क्या किया, मेल और फीमेल अपना गैमेट को पानी में रिलीज कर दिया, अपना युग्मक को पानी में छोड़ दिया। अब पानी में तैरते 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 जाकर के वो कहीं आपस में मिल जाएगा और निषेचन हो जाएगा। यानी कि बाह्य निषेचन की क्रिया के लिए क्या होता है? किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। बाह्य निषेचन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है।
बाह्य निषेचन के लिए क्या होता है, किसी माध्यम का आवश्यकता होता है। अब चीजों को समझिएगा, अगर निषेचन अंतः होगा, शरीर के अंदर होगा, अगर बच्चे का निर्माण शरीर के अंदर होता है तो क्या होगा यहां पर, तो बच्चे का जब जन्म होगा तो माता पिता उसका पालन पोषण करेंगे, यानी अंतः निषेचन की क्रिया में पेरेंटल केयरिंग होता है। लेकिन जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, बाह्य निषेचन होगा, तो बाह्य निषेचन की क्रिया में पेरेंटल केयरिंग नहीं होता है। काहे नहीं होगा, माता पिता को पता नहीं है कि मेरा बच्चा का जन्म हुआ कि नहीं हुआ, वो तो क्या किया, अपना नर युग्मक और मादा युग्मक को पानी में त्याग दिया, फिर अपना दुनिया में मस्त है, और कब मिला उसे नहीं पता है, कब बच्चे का जन्म हो गया वो भी उसे नहीं पता है। यानी जो अंतः निषेचन की क्रिया होता है, तो अंतः निषेचन की क्रिया में बच्चे का पालन पोषण होता है, पेरेंटल केयरिंग होता है, लेकिन बाह्य निषेचन में पेरेंटल केयरिंग नहीं होता है। अब आगे चलते हैं, निषेचन पश्चात घटना। तो निषेचन जब हो गया तो निषेचन के बाद क्या होगा जी, तो निषेचन के बाद जाहिर सी बात है सर, युग्मनज का निर्माण होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, उस युग्मनज का विकास, यानी युग्मनज का निर्माण और विकास होगा, और उस युग्मनज से भ्रूण का विकास होगा। ठीक है, यानी निषेचन पश्चात की घटना, तो इसमें क्या क्या होता है, तो निषेचन के पश्चात युग्मनज का विकास, युग्मनज का निर्माण, युग्मनज का निर्माण और भ्रूण का विकास होता है। युग्मनज का निर्माण और भ्रूण का विकास होता है। जब निषेचन हो गया तो अब निषेचन के बाद युग्मनज जो बना है तो उस युग्मनज में कोशिका विभाजन होगा, और वो कोशिका विभाजन कर करके भ्रूण का निर्माण कर देगा, और उस भ्रूण से फिर क्या होगा कि किसी न किसी शिशु का निर्माण होगा। अब हम चलते हैं भ्रूण के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो जब भ्रूण का बात करते हैं तो भ्रूण का समझिएगा, यहां पर एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, तो भ्रूण के निर्माण की क्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस यानी भ्रूणोद्भव कहते हैं। कहता इस प्रक्रिया के दौरान जायगोट में समसूत्री विभाजन होगा और कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगा और विभिन्न उत्तक अंग तंत्र का निर्माण होता है, और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जीव का निर्माण होता है। कहने का मतलब क्या है कि भ्रूण का जो निर्माण है, ठीक है, तो भ्रूण का निर्माण से पहले किसका निर्माण हुआ, तो युग्मनज का, युग्मनज से भ्रूण। अब इस भ्रूण में सर कोशिका में वृद्धि होते जाएगा, और वृद्धि होते होते फिर क्या होगा, अंग का निर्माण होगा, फिर इस अंग से अंग तंत्र का निर्माण होगा, और फिर फाइनली क्या होगा, सभी अंग तंत्र के बनने के बाद एक जीव का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए, नोट कीजिए, 5 मिनट और। ठीक है, अब आगे चलते हैं, जीवों में भ्रूणोद्भव शरीर के अंदर या बाहर हो सकता है। ठीक है, अब तो इस आधार पे जीव दो प्रकार का होगा। जीव में तो भ्रूण का निर्माण हो गया, अब उस भ्रूण का विकास जो है शरीर के भीतर होगा या शरीर के बाहर होगा। तो जिस जीव में भ्रूण का विकास शरीर के अंदर होगा, यानी शिशु का निर्माण शरीर के अंदर होगा, तो वो जीव शिशु को जन्म देगा, और जिस जीव में भ्रूण का विकास शरीर के बाहर होगा, यानी वो जीव अंडे को जन्म देगा, शिशु का निर्माण शरीर के बाहर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से तो जीव को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है अंड प्रजक, जिसे ओविपैरस कहते हैं, और दूसरे जीव को हम लोग क्या कहते हैं, तो शिशु प्रजक कहते हैं। ठीक है,
पहले जीव को हम लोग क्या कहते हैं, अंड प्रजक, और दूसरे जीव को हम लोग क्या कहते हैं, शिशु प्रजक कहते हैं। अब समझिएगा ये अंड प्रजक क्या है। ऐसा जीव जो अंडा देता है अंड प्रजक कहलाता है, जैसे सांप हो गया, पक्षी हो गया इत्यादि, ठीक है। और शिशु प्रजक किसे कहते हैं, ऐसा जीव जो शिशु को जन्म देता है उसे शिशु प्रजक कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, लिख लो जैसे में, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, आदि, ठीक है। इसको नोट कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं पुष्पी पादपों में भ्रूणोद्भव। तो पुष्पी पादपों में जब भ्रूणोद्भव का बात करते हैं, पुष्पी पादपों में युग्मनज अंडाशय के अंदर बनता है, ठीक है। पुष्पी पादपों में युग्मनज कहां बनेगा, जाइगोट कहां बनेगा, अंडाशय के अंदर बनेगा। जब अभी हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तो वहां हम पुष्प का चित्र बना के आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना याद रखो, निषेचन के बाद पुष्प का बाह्य दलपुंज सूख करके गिर जाता है, यानी फूल में जो पंखुड़ी होगा अगर सूख करके गिरने लगा, उसका पंखुड़ी के नीचे हरा रंग का जो भाग होता है वो अगर सूखना शुरू हो गया तो जान लीजिए कि फूल का निषेचन हो चुका है। समझ में आया, ठीक है। अंडाशय के अंदर जाइगोट यानी युग्मनज भ्रूण में बदल जाता है तथा बीजांड बीज में परिवर्तित होता है, ठीक है। तो इन सारा चीज हम लोग सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कहता है और अंडाशय फल में बदलता है, यानी अंडाशय से क्या बनेगा, तो अंडाशय से फल का निर्माण होगा, जाइगोट से भ्रूण का निर्माण होगा और बीजांड से बीज का निर्माण होगा। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। बीज फल से बाहर निकलने के बाद अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित होकर पौधे का निर्माण करता है। जब बीज एक बार फल से बाहर निकल जाएगा, अगर उसे नमी मिलेगा, तो वो ग्रो कर जाएगा, सही टेम्परेचर मिलेगा तो। लेकिन अगर उसे सही टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो वो ग्रो नहीं करेगा, उसका अंकुरण हो जाएगा, जर्मिनेशन होगा। कहता फल के बाह्य आवरण को क्या कहा जाता है, फल भित्ति, जिसे हम छील करके फेंक देते हैं, ठीक है। तो फल का बाह्य आवरण क्या कहलाता है, फल भित्ति यानी कि पेरिकार्प कहलाता है। चलो, तो इस प्रकार से आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आपका क्लास कंटिन्यू आएगा, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप पढ़ते जाओ। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में लिख दीजिएगा। आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो भी कमेंट में लिख दीजिएगा। एक चीज और, ठीक है, आपको हम बता देना चाहते हैं, आप अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर पे जाइएगा और वहां जाने के बाद आपको सर्च करना है पिनैकल्स, PINNACLES, पिनैकल्स ऐप। आपको सर्च करना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे, वहां पे पिनैकल्स के लोगो के साथ, यहां वाला जो लोगो के साथ आपको आ जाएगा, ठीक है, पिनैकल्स का ऐप। तो प्ले स्टोर से पिनैकल्स का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, आपको शेड्यूल मिल जाएगा कि कौन सा क्लास कब आने वाला है, कौन सा वीडियो कब आने वाला है। और वहां पर बहुत सारा पेड कोर्स भी है, जैसे अगर आपको क्रैश कोर्स का कंटिन्यूअसली तैयारी करना है अच्छे ढंग से, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स भी अगर चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, आपको रेगुलर वे में क्लास चाहिए, हर चीज आपको मिल जाएगा। तो वो सारा जानकारी आपको यहाँ पिनैकल्स ऐप पे मिलेगा। तो आप लोग प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।